नमस्कार। आप देख रहे हैं ओपन न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार। मैं आपको बता दूं कि जनसुराज का क्या नाम सर है, शेख परवेज। शेख परवेज जी मेरे बीच मौजूद हैं और मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा एक बार फिर से। जी, मैं डॉक्टर शेख परवेज फिलहाल यहाँ जनसुराज पार्टी का जिला महासचिव हूँ और 214 अरवल विधानसभा का संभावित प्रत्याशी भी। साथ भी मैं इसी पंचायत भटासी ग्राम के पंचायत का मैं मुखिया भी हूँ, प्रेजेंट में। सर, इससे पहले जनसुराज से पहले आप किस पार्टी में थे? जनसुराज से पहले मैं जदयू करता था। तो जनसुराज में आने की रीजन ऐसा कौन सा, जनसुराज में पार्टी के अंदर में ऐसा क्या लगा आपको जिसमें आप इसमें आ गए इसको छोड़कर? वो भी तो एक अच्छी पार्टी है। मैं करीब 16 सालों से जदयू कर रहा हूँ। यहाँ नगर अध्यक्ष रहा, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष रहा, पंचायत का भी अध्यक्ष था, ऐसे बूथ लेवल से शुरू किया था। और आज भी शायद बीएलए में शायद मेरा ही नाम जदयू की तरफ से है अभी भी, क्योंकि ये जो अभी SIR चल रहा था तो उसमें नेट पे देखा हमने कि अभी भी मेरा ही नाम। और 16 सालों से मैं जदयू कर रहा था और शायद नीतीश कुमार जी से बेहतर हमको बिहार में तो कोई नहीं लग रहा था। जब से मैं आया था हमको लगा कि बिहार की जो हालत थी उसमें नीतीश जी का बहुत योगदान रहा उसको बदलने में। लेकिन नीतीश जी का अब वो हाल नहीं रह गया। अब नीतीश जी की पकड़ बिहार पे या उनकी पार्टी पे भी उतनी मजबूत नहीं रहेगी। अब वो एनडीए के साये में या बीजेपी के साये में ही काम कर पा रहे हैं। अगर आज भी हम नीतीश जी के नाम पे अगर वोटिंग करते हैं तो ये कंफर्म है कि आने वाले दिनों में शायद एनडीए या बीजेपी नीतीश जी को सीएम की जगह पे तो नहीं रख पाएगी। तो हमें लग रहा था कि अगर आज भी हम सीएम के चेहरे पे या नीतीश जी के चेहरे पे वोटिंग करें तो शायद कल ठगे जाएंगे। हो सकता है कि आपकी सरकार जनसुराज का अगर बन जाए तो वो भी एनडीए में चला जाए। जी नहीं, प्रशांत जी, ये वादा हम लोग से पर्सनली भी किए थे जब हम पार्टी में नहीं आए थे। और पार्टी में शामिल होने के वक्त जब उनसे मीटिंग होती थी, चर्चाएं होती थी, तो उनका कहना था क्लियर कि हम ना ही इलेक्शन के पहले किसी के साथ कोई फाउंडेशन या साठगांठ बनाएंगे, ना ही इलेक्शन के बाद। अगर हमारी सीटें कम भी रहेगी, अगर हम अल्पमत में भी रह गए तो भी ना किसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं और ना ही किसी का सपोर्ट लेने जा रहे हैं। ये हर लोकसभा चुनाव या बिहार सभा चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव जब भी आती है तो नए नए पार्टी उभर कर आती हैं और नए नए बहुत ऐसे दावा करते हैं जनता के लिए कि उनको मैं ये चीज़ दूंगा, सरकार बनते हैं ऐसे पूरा करूंगा, फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, प्लान रोकूंगा। तो सभी तरह के तो यही वादे करते हैं। तो ऐसे कैसे से जनता को आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? जनसुराज की पार्टी कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, सारे लोग, जाहिर सी बात है, जब भी इलेक्शन होती है कि जो भी पार्टियां आती हैं वो लुभावन तो देती हैं, लेकिन प्रशांत जी बहुत बड़े बड़े वादा नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि प्लान रोक देंगे। तो लोग सवाल करते हैं कैसे रोक देंगे? जो बच्चे बाहर में 10 से 12 हज़ार की सैलरी या नौकरी के लिए मजदूरी करने जा रहे हैं उनके लिए यही व्यवस्था किया जाएगा। व्यवस्था में क्या होगा? ऐसा नहीं है कि अचानक बिहार में बहुत सारे प्लांट लग जाएंगे। इनका कहना है कि जो जिस काम में है, जिस काम का माहिर है, अगर वो राजमिस्त्री है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इसी कामों के लिए मजदूरी करने जा रहा है तो उनके लिए हम यही व्यवस्था करेंगे। सरकार की गारंटी पे बैंकों से उनको लोन प्रोवाइड कराना, 2 से 5 लाख रुपए तक उनको लोन प्रोवाइड किया जाए और उनको कोशिश किया जाए कि वो अपने एरिया में ही रह के छोटी दुकान कर लें। दुकान करने के साथ साथ वो सर्विस का भी काम दे। अगर इलेक्ट्रीशियन है तो वो यहीं पे अपना एक छोटा सा दुकान अगर कर लेता है, उसको आसानी से लोन मिल जाती है कम इंटरेस्ट में, तो वो फिर अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। वो आराम से 10 से 15 हज़ार का आमदनी यही कर पाएगा। तो एक रोड मैप तैयार है। हम ये नहीं कर रहे कि अचानक कोई प्लांट बहुत बैठ जाएगा। अब प्लांट बनाएंगे भी तो 2, 4, 10, 20 प्लांट बैठाते हैं। 1-2 हज़ार लोग करके अगर एक प्लांट में लगते हैं, अगर 20 प्लांट बैठा भी देते हैं तो 20 दूनी 40 हज़ार लोगों को ही आप नौकरी दे पाएंगे। उससे होगा क्या? 14 करोड़ की आबादी में सिर्फ 40 हज़ार को नौकरी दे करके आप बिहार को तो नहीं बदल सकते। अगर बिहार को बदलना है तो हर एक इंसान पे वो टारगेट करना पड़ेगा कि जो जहाँ है, अगर कोई किसी का ऑटो ही चला रहा है, अगर आप उसको ऑटो लेने में सुविधा दिला दें, बैंकों से उसको आसान किस्तों में लोन दिला दें, तो वो बेचारा यहीं पे 10-12 हज़ार का काम करने लगेगा। क्योंकि नौकरी पैदा करना बहुत मुश्किल है। आज बहुत सारी पार्टियां ये दावा करती हैं कि मेरी सरकार आएगी तो अगले 1 साल में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। इम्पॉसिबल है। आप उसको ज़मीन पे जब देखिएगा तो ये हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ नौकरी आप देंगे कहाँ से?
जब से आज़ादी मिली है तब से अभी तक हमारे बिहार में करीब 23 लाख नौकरियां हैं संविदा को मिला करके। आप अचानक 1 करोड़ नौकरी पैदा कहाँ करेंगे और इसका पेमेंट कहाँ से करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये लुभावन देने वाली बातें हैं, जनता को गुमराह करने वाली बातें करते हैं लोग। लेकिन जन स्वराज बोलती है कि हम अचानक इतनी फैक्ट्रियाँ नौकरियाँ पैदा नहीं कर देंगे। हाँ, आपके रोज़गार के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे ताकि आप आसानी से अपने कामों को बढ़ा करके अब बाहर ना जाना पड़े, आप यहीं रह करके अपने परिवार के बीच रह करके 10 से 15 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। सर एक और प्रश्न है जी। आपके यहाँ पे अरवल विधानसभा में जनसुराज की तरफ से 3 संभावित प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। एक रंजय जी हो गए, एक परवेज आलम है, शेख परवेज जी हैं, और दूसरे में एक कुंती देवी। तो तीनों कैंडिडेट अरवल विधानसभा से, तो वो जनसुराज पार्टी किनको टिकट देगा, ऐसा क्या बेहतर किनको दे पाएंगे वो? देखिए, इसमें सिर्फ जन स्वराज पार्टी का ही रोल नहीं है टिकट देने में। टिकट देने के लिए एक पूरा एक डिज़ाइन, एक प्रोग्राम बनाया गया है। उसमें हमारे संगठन के तमाम लोगों से व्यू लिया जाता है। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम हम लोग 1 तारीख को भी रखे थे, यहीं रॉयल रेस्टोरेंट में ही एक प्रोग्राम था जिसमें जिला संगठन के लोग रहते, जिनसे एक फीडबैक लिया जाता। उसके लिए एक बैलेट बॉक्स का इंतज़ाम था, लेकिन किसी वजह से प्रशांत जी की 4 तारीख के प्रोग्राम की वजह से इसको अभी स्थगित किया गया है और इसका प्रोग्राम का डेटा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हर विधानसभा में इस तरह की सभाएं होती हैं। प्रखंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी व्यू लिया जाता है, उसके बाद जिला के संगठन से व्यू लिया जाता है। जिला में उनके जो टीम है, जेएसपीटी के जनसुराज के प्रोफेशनल टीम के लोग हैं, वो घूमते हैं, वो जायजा लेते हैं, लोगों से समझते हैं कि ये 3 अभी भावी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। तो कुछ मापदंड है कि लोगों में इनकी लोकप्रियता क्या है, लोगों में इनकी स्वीकार्यता कितनी है, जब ये अगर जीत के आते हैं तो क्या लोगों के लिए इनसे बेहतर और अगर कोई काम करने वाला है, ये सारी जानकारियाँ ये जुगाड़ कर रहे हैं और उसी के आधार पे टिकट वितरण का काम है। तीनों के तीनों संभावित प्रत्याशी तो यही कर रहे हैं, जहाँ भी सभा कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा भीड़ पा रहा है, टेम्पू से, बस से। तो इतनी जनसंख्या में सब तो लाते हैं, आप भी ला रहे हैं, रंजय जी भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं। तो आखिर वो जनता अरवल विधानसभा की ही ना आता है, कहीं और से तो नहीं आता होगा। तो वो किनको को मतलब किनको चाहेंगे भाई, कैसे कहें? देखिए, ये सारे जनता अरवल विधानसभा के ही आते हैं और जनता के बीच में भी हम लोग ये बात रखते हैं। अभी ठीक है, ये सबको एक काम दिया गया है ताकि लोगों तक पहुँचे। अगर 5 प्रत्याशी यहाँ से थे, अभी स्क्रूटनी के बाद 3 बचे हैं, तो सबको टास्क दिया गया था। इसका मेन उद्देश्य प्रशांत जी का या जनसुराज पार्टी की ये थी कि अगर 5 होंगे संभावित प्रत्याशी, अगर सबको हम ये टारगेट दे देंगे कि आपको 5-5 सभाएं करनी है, तो एक विधानसभा में 25 सभाएं तो इन प्रत्याशियों के थ्रू हो जाएगी। फिर पार्टी अपनी सभाएं कराती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगा। इसके लिए किया गया है। ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हैं, उसके बाद भी इस सब को मॉनिटर किया जा रहा है ऊपर से। सिर्फ भीड़ जुटा देने से या सभाएं कर लेने से ही बात नहीं बनती। ये 10 पॉइंट में 1 पॉइंट है कि आपके साथ भीड़ कितनी है। उसके अलावा भी और 9 ग्राउंड है जिनके बिना पे तय किया जाएगा कि प्रत्याशी किसको बनाना है। और हम लोग को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सबको इस बात की जानकारी है कि टिकट तो एक विधानसभा से किसी एक को ही मिलेगा। जब भी मिलेगा सारे लोग मिलकर, जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, अरवल जिला संगठन के लोग हैं और अरवल में जितने भी प्रखंड हैं, 5 प्रखंड के, अनुमंडल के, जितनी भी कमेटियाँ हैं, टीम है और जितने भी लोग